मैंने अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवा दी। हर कोई हमें शक भरी निगाहों से देखा क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर था। अगली सुबह मैं अपनी बहन को नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में जाने लगी तो देवर ने मुझे रोक दिया और बोला, भाभी कुछ देर मेरी पत्नी को सोने दीजिए क्योंकि उसकी नींद खराब हो जाएगी। अपनी देवर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मेरी बहन 7 दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं घबरा गई और जल्द से अपनी बहन और देवर के कमरे में गई और वहां के मंजर को देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि वहां पर दो दोस्त। आज मौसम खुशनुमा था, पर मेरी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें मेरी शादी की तैयारी कर ली थी। फिर उन्होंने कहा, चलो आज के दिन में बाजार जाकर कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। दरअसल पिछले 2 सालों से मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे विराज से तय हो गई थी। सगाई होने के बावजूद भी वह लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे। कोई न कोई बहाना करके टाल देते। पर एक दिन पापा के दोस्त हमारे घर आए। हम लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पापा से कहा, हमारे बच्चे की शादी बहुत दिन से तय है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रीना और विराट की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। उनकी बातों से हमारे घर में खुशी आ गई। हम लोग भी तो जल्दी से जल्द शादी करना चाहते थे, इसीलिए हमारे घर में मेरी शादी की जोरों शोरों से तैयारी चलने लगी। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो इतने दिन का इंतजार खत्म हुआ और अब कुछ ही दिन में रीना और विराट एक हो जाएंगे। जब मेरी सगाई विराट से हुई थी तो मैं उससे प्यार करने लगी थी और मन ही मन मैंने उसे अपना जीवन साथी भी मान लिया था। खैर माँ बाजार जाने वाली थी कि बीच में बारिश शुरू हो गई और उनका सारा काम धरा का धरा रह गया। माँ सिर पकड़कर बैठ गई। रीना, हमने जज्बात में आकर तुम्हारे ससुराल वालों से यह तो कह दिया कि हम 1 महीने में शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। मैं माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ फिक्र मत करें, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा और अगर शादी में कुछ कमी भी हो गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वे लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से हो रही है और वह लोग कोई गेम नहीं। अभी हम माँ बेटी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि घर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन रिया ने दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलते ही वह मुस्कुरा कर बोली, वाह आंटी, आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। मौसम को देखते ही अभी मैं पकोड़े ही बनाने वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि आप आ गई, मेरे हाथ के पकोड़े खाकर जाइएगा। आंटी ने कहा, ठीक है, बनाओ, अभी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ ने आंटी का स्वागत बड़े गर्मजोश से के साथ किया था, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। और विराट की माँ थी जो कि मेरी सास बनने वाली थी। इन लोगों का आना जाना शुरू से ही हमारे घर पर था। वहाँ माँ के पास बैठते हुए कहने लगी, भगवान ने आपको 2 बेटियां दी है, काश एक बेटा भी देता तो बहुत अच्छा होता। मैं बड़ी हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा था कि वह कैसी बातें कर रही हैं। माँ के चेहरे का रंग भी उतर गया था। माँ ने कहा, बहन यह तो ऊपर वाले का देन है, किसी को बेटा देता है तो किसी को बेटी। मैं सच कहूँ तो मैं बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई गम नहीं है कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है। हम इस बात को टालते जा रहे थे और वह बार बार बेटा बेटी को लेकर बातें कर रही थी। मेरी माँ ने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने कहा, आंटी आप अभी यह बातें छोड़ो, आप मुझे यह बताइए कि शादी में आप क्या पहनने वाली हैं। आजकल तो दूल्हा और दुल्हन के माँ बाप भी ऐसे ही तैयार होते हैं जैसे उनकी ही शादी हो। आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर रीना मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी बात सुनकर हम माँ बेटी दोनों चुप हो गए। फिर मैंने कहा, क्या हुआ, आप खुलकर बताइए। उन्होंने कहा, आजकल विराट अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वह किस्मत के धनी हैं, क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके साले अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवा दी। तो दूसरे दोस्त के कारोबार ही उसके साले भाई को और अच्छे खासे नौकरी करते हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, पर आपका तो कोई बेटा ही है ही नहीं, इसीलिए विराट ने यह शादी करने से इनकार कर दिया है। आंटी ने इस बात पर हम दोनों माँ बेटी पर तो मानो जैसे बिजली गिर गई थी।
इसका सामना करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर देखते ही देखते आंटी मेरे पास आई और मेरे हाथ में से हम उनके नाम की अंगूठी उतरवा कर और मेरी हमारी तरफ से जो दी गई अंगूठी मेज पर रखकर चली गई थी। उनका यह रवैया देखकर मैं और माँ एक दूसरे को इतनी देर से देख रहे थे। रिया पकौड़े लेकर आई तो हम दोनों को इस तरह देखकर चुटकी बजाते हुए बोली, आप दोनों इस तरह पत्थर क्यों बनी हुई हैं? और आंटी कहाँ चली गई? रिया के पूछते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी मेरे गले लगकर रो रही थी, जबकि रिया मेज पर पड़ी हुई अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ गई थी। पापा जब घर वापस आए तो उनका भी यही बुरा हाल हो गया। मैं कुछ दिन बहुत दुखी रही और फिर माँ से बोली, अब जो होना था वो हो गया। अब मैं अपनी बेटी को और तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं देख सकती। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम रीना के शादी की बात किसी और जगह करते हैं। वह बहुत परेशान थी, पर पापा से कहने लगी, अगर लड़की का एक रिश्ता टूट गया जाए तो दूसरा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलने की बातें करते हैं कि पहले रिश्ता आखिर क्यों टूटा। जरूर लड़की में कोई कमी होगी। पापा ने माँ से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। माँ और पापा ने भगवान का नाम लेकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिल भी गया। माँ ने मुझे बताया कि वे लोग बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं, मगर मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ और पापा जोरों शोरों से शादी की तैयारी करने लगे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मेरी शादी उसी तारीख पर हो जो तारीख पर विराट के साथ तय हुई थी। और फिर माँ और पापा ने जो कहा वह सच भी करके दिखाया और मेरी शादी उसी तारीख पर निखिल के साथ करवा दी गई। शादी के बाद दुल्हन बनकर निखिल के घर चली गई। मुझे इस रिश्ते को कोई खुशी नहीं थी और न ही शादी से मुझे मुरझाए हुए दिल को जिंदा किया था। सच कहूं तो मैं अपने पति की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी होने तक मैंने अपना सिर झुकाए ही रखा था और मेरी शादी बहुत सादगी से हुई थी, क्योंकि यह सब ही मैं ही मना कर दिया था। इसलिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा पति दिखता कैसा है। शादी की रात मेरे पति ने जब मेरा घूंघट उठाया तो मैं पहली बार उसे देखा था। मैं बहुत ही सुंदर थी और मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, रीना तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। उसकी बात पर मैं भी मन में हल्का सा मुस्कुराई। वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपनी फटी फटी निगाहों से निखिल की तरफ देखा। फिर उसने कहा, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? कोई तुमने बुराई थी? यह गैर लड़कों से तुम्हारी दोस्ती थी। मैं निखिल की यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से से बोली, नहीं था मेरा रिश्ता किसी और के साथ और ना ही मुझमें किसी किस्म की कोई बुराई थी। विराट की आंखों में लालच की पट्टी बन गई थी। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घराने में हो जहाँ की लड़की के मायके वाले उसका बिजनेस सेट करवा दें, और हम इतना कहाँ कर सकते थे। निखिल ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ही बता रही है कि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो। निखिल की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर खराब हो चुका था कि उसके बार बार मनाने पर भी मैं उससे बात करने को राजी नहीं हुई थी। फिर मैं सर दर्द का बहाना किया और सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रह कर बस यही बात याद आ रही थी कि क्या सारी जिंदगी मैं अपने पति के ताने सुनती रहूंगी। पर सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वह तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मैं किसी जन्नत की मलिका हूँ। और यही हाल मेरे पति निखिल का भी था कि मैं जहाँ पर पैर रखूं वह वहां अपनी हथेली पे बिछाने को तैयार था। यह सब कुछ देखकर मेरा दिल को तसल्ली हुई थी। मेरा एक देवर भी था, वह भी बहुत अच्छा लड़का था। भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। मेरे अगले 2-3 दिनों के बाद मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आए। मेरी सास ने उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा, रीना मुझे अपना कमरा तो नहीं दिखाओगी? मैं कमरा दिखाने अपनी माँ को अपने साथ लेकर गई तो माँ जल्दी से मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, रीना कल तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी रुखमणी जी हमारे घर आई। उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई है।
यह खबर सुनकर वह तो अपने होश खो बैठी हैं। कहने लगी, हम उनकी बेवकूफी की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि आप रिया की शादी हमें उनसे करवा दे। रीना की ना सही रिया की शादी हो जाए। रिया ने उन्हें अच्छे से जानती है कि वह यह सब लालच में आकर कह रही हैं। मैंने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बाकी के रिश्तेदार और मोहल्ले वालों का भी यही हाल है। वह सब भी तुम्हारे बारे में यही बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी इतनी अच्छे घर में हुई। पर सच कहूं तो मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता है कि यह लोग बहुत पैसे वाले तो हैं, पर उनके व्यवहार विचार में यही सोच सोच कर घबराती रही। मगर आज जब मैं तुम्हारे ससुराल वालों से मिली तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। यह तो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास किस कदर हमारी आवभगत कर रही थी। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है और तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। यह लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुंह से यह सब सुनकर मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। माँ और पापा कुछ देर बाद घर वापस चले गए। धीरे धीरे मैंने अपने पति और ससुराल वालों को भी एक्सपेक्ट कर लिया और उनसे बहुत प्यार से पेश आने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पति तो मुझे हथेली पर छल्ला बनाकर रखा था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, रीना तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे सनी के लिए भी तुम्हारी जैसी ही कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़की हो तो जरूर बताना। तुम लोगों का घर आना बहुत अच्छा है और तुम्हारे घर से एक और लड़की ब्याह कर लाना चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे दूसरे बेटे सनी की भी शादी तुम्हारे ही खानदान में हो। मैंने कहा, माँ जी अभी तो मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है, मगर आप स्वीकार ना करें मैं अपनी माँ से बात करूंगी और वह जरूर इस मामले में हमारी मदद करेंगी। मेरी सास ने कहा, चलो अच्छी बात है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ को फोन मिलाया और पूछा, माँ आप कैसी हो और क्या कर रही हो? माँ कहीं मिठाई खा रही हूँ। मैंने कहा, कहाँ से? उन्होंने कहा, अरे पड़ोस वाले शर्मा जी थे, उन्हीं के घर से आया है। मैंने कहा, क्यों? अभी तो पिछले दिनों ही उनके बेटे की शादी हुई है क्या? उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी करती हैं क्या? माँ हंसकर बोली, अरे नहीं, शर्मा जी की बहू पेट से है और वह खुशी से पागल हुए घर घर मिठाई भेज रहे हैं। मैं उन लोगों को कहा भी ऐसी बातें इतनी जल्दी नहीं बताते, लोगों की नजर लग जाती है। पर उन्हें कौन समझाए, उनके घर का नन्हा मेहमान बहुत दिन बाद आने वाला है, इसीलिए लोग बहुत खुश हैं। माँ की बातें सुनकर मेरे अंदर उदासी छा गई। फिर माँ ने कहा, रीना तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारी शादी को तो धीरे धीरे 6 महीने होने वाले हैं। मैं इस बात को टालती में कहा, माँ निखिल आ गए हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद में फोन करती हूँ। मगर सच तो यह था कि अब मुझे एक शब्द भी बोल नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी शादी को इतने दिन हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। सास जान छिड़कती थी और पति तो मुझे बहुत प्यार करता था। मगर इतने दिनों में मेरे पति ने मुझे छुआ ही नहीं था। जब मेरे और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बना था तो प्रेग्नेंट मैं कैसे हो सकती? मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि मैं निखिल से कहूं कि वह मुझे यह दूरी मत बनाकर रखे, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों तक मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मेरी माँ को फोन आया। उन्होंने कहा, रीना तुम्हारे देवर की शादी तुम्हारी सास को नहीं करनी है। तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने तो मुझे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा, हाँ माँ, सनी को भी शादी करनी है, बल्कि मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घराने से कोई लड़की मिल जाती तो अच्छा रहता। मैंने कहा कि अभी तो मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगी। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से से कहा, रीना तुम्हारी अकल घात चढ़ने गई थी क्या? तुमने अपनी बहन रिया का नाम क्यों नहीं लिया? मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी भी शादी तुम्हारे ही जैसे लोगों के घर में हो। और अब जब तुम्हारा देवर है तो क्यों ना हम उसकी शादी तुम्हारे देवर से करवा दे। मैंने कहा, हाँ
तो ठीक कह रही हैं। ना जाने मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया। मैं जरूर अपनी सास से रिया के बारे में बात करूंगी। माँ, रिया की शादी अगर तुम्हारे ससुराल में हो गई तो बहुत अच्छा होगा और विराट के घर वाले भी देखते ही रह जाएंगे। माँ की बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल जाया करता था। रात का खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, हम क्या सनी की शादी मेरी छोटी बहन रिया से करवा सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम दोनों बहनों को देखकर मैं तो चाहती थी कि रिया भी हमारे घर की बहू बने। हम दोनों सास बहू इस शादी को लेकर बहुत खुश हुए। मैं तो यही चाहती थी कि रिया की शादी भी मेरे ही जैसे अमीर घराने में हो। मेरी सास ने कहा, तुम अपनी माँ को बता देना कि मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं सनी की शादी रिया से करने को तैयार हूँ। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो निखिल मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, रीना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम्हारी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनने को बहुत दिल कर रहा था। आज निखिल को न जाने क्यों मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने उनसे कहा, निखिल, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। निखिल ने कहा, हाँ हाँ जरूर कहो। मैंने कहा, निखिल, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक नन्हा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर निखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ देर तक मेरी तरफ देखने लगे, जैसे वह कोई जवाब सोच रहे हो। फिर उन्होंने कहा, रीना, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मगर मैं क्या करूं? तुम जैसे ही कमरे में सोने के लिए आती हो तो तुरंत सो जाती हो। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था पर नहीं कर सका था। मुझे लगता कि शायद तुम अभी इस चीज के लिए राजी नहीं हो। यही बात सोचकर मैं तुमसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की। निखिल की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं आज से शादी के दिन से लेकर आज तक जैसे ही कमरे में आती, पता नहीं कैसे मुझे तुरंत नींद आ जाती और मैं सो जाती हूँ। आज भी मेरी आंखें नींद से बोझ हो रही थी और हम दोनों पति पत्नी की बातें अधूरी रह गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ था। मैंने देखा निखिल ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और निखिल का हाथ पकड़ते हुए बोली, निखिल, मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारी शादी को इतने दिन होने वाले हैं और हम अभी तक एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आप कभी भी अपने दिल में यह बात मत लगाइएगा कि मैं अभी तक अपने पहले मंगेतर को भूल नहीं पाई और इसीलिए आपसे यह दूरी बनाकर रखी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार ने मुझे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया है और मैं कब का उसे भूल चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर निखिल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। यही कहकर निखिल कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में मेरे देवर सनी और निखिल दोनों ऑफिस चले गए। दोपहर के वक्त माँ और मेरे पापा मिठाई लेकर मेरे घर आए। मेरी सास ने उनका वेलकम किया और उस दिन मेरी छोटी बहन रिया की शादी मेरे देवर से सनी से तय हो गई। मेरी सास ने मेरी माँ से कहा, बहन जी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप 2 जोड़ी में अपनी बेटी को मेरे घर विदा कर दीजिएगा। यह बात सुनकर मैं और मेरे घर वाले ने तो बहुत खुश हुए थे। मेरी सास ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में ज्यादातर देरी ना हो और जल्द ही रिया की शादी सनी से करवा दी जाए। मुझे लगा माँ और पापा कहेंगे कि हम इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे घर वालों ने भी हाँ कह दिया कि ठीक है, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। माँ पापा की बात सुनकर मुझे हैरानी तो बहुत हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरा देवर एक अच्छा लड़का था। वह अपने काम से काम रखता। मुझे उससे कोई बुराई नजर नहीं आई। इसीलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वह दिन आ ही गया जब रिया की शादी मेरे देवर सनी से हो गई और वह दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। रिया को देखकर मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहा करेंगे। सुबह हुई तो काफी लेट हो गया और रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, जबकि मेरा देवर तो कब से उठा हुआ था। मैंने सनी से कहा कि सनी, रिया को भी बुला लो, वह नाश्ता कर ले। सनी ने मेरी बात को टालते हुए कहा, भाभी, अभी रिया सो रही है, उसे सोने दीजिए।
मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। पर जब काफी देर हो गई और रिया कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा और बोली, रीना, तुम यह मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है, वह बहुत गुस्से वाला है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। मैं मजबूर में अपना सिर हिला दिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे रिया पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि जब सोकर उठेगी मैं उसकी बहुत क्लास लूंगी कि इतनी देर तक कौन सोता है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह इंतजार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रिया अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे दिल में तो खौल उठने लगी थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ ही देर बाद रिया अपने कमरे से निकली हुई नजर आई। यह देखकर मेरा दिल को थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस बात की हैरानी हुई थी, उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। वह किचन की तरफ बढ़ी तो मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे किचन में गई और उसे बोली, रिया, तुम इतनी देर तक सोई रह गई और इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? इधर करो, सब ठीक तो है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर रिया के चेहरे से घूंघट उठाती, तभी वह जल्दी से किचन से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी जल्दी उसके पीछे पीछे गई। तभी उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसकी यह हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा पीटते हुए गुस्से में बोली रही थी, रिया, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरा देवर वहां पर आ गया। वह गुस्से से मुझे देखते हुए बोला, भाभी, आप मुझे और मेरी नई नवेली दुल्हन को थोड़ा प्राइवेसी देंगी? सच कहूं तो मुझे आपसे इस कदर हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। यह सब क्या कर रही हैं? मैं भी उसी की जुबान से बोली, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई? तुम्हारी पत्नी वह बाद में है, पहले वह मेरी बहन है। हम दोनों ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। तभी मेरी सास हम दोनों की आवाज सुनकर वहां पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, माँ जी, मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास ने कहा, अच्छा, पहले मुझे जाने दो, फिर मैं रिया से पूछती हूँ कि आखिर वह तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती है। मेरी सास दरवाजा खटखटाते हुए बोली, रिया बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी सास की आवाज सुनते ही रिया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और मेरी सास मेरे कमरे में चली गई। पर यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी कि रिया ने मेरे कहने पर दरवाजा नहीं खोला था। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, रीना, रिया ने कहा है कि मैं तुमसे ना तो मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटा, दोनों के बीच में कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। मैं धीरे से नहीं में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि बैठे बिठाए मेरी बहन को क्या हो गया है। ऐसे ही करते करते यूं ही दिन गुजर गए। इन 7 दिनों में मैंने एक बार भी रिया की शक्ल नहीं देखी। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी और यह सब मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह सब जाने के बाद वह लोग बहुत परेशान हो जाते। मैं इस बारे में निखिल से बात की थी, पर उन्होंने कहा यह सब पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर रिया तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। जब 7 दिनों तक रिया कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं बहुत घबरा गई और कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी निखिल कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं उनसे कहा, जैसे कि आपको पता ही नहीं है, मैं अपनी बहन से 7 दिन से नहीं मिल पाई हूँ और आप पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो। मैं उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और पूछा, आप मेरी कसम खाकर बताइए कि आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? कुछ देर तक तो मेरी तरफ देखते रह गए। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्या बात है? उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मुझे पकड़ा दी और कहने लगे, आज खाने में तुम इस पुड़िया भाई और माँ को खाने में डालकर खिला देना। अगर तुम यह हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना, फिर जिंदगी भर अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। मैं सवालिया नजरों से निखिल की तरफ देख रही थी। निखिल ने कहा, नहीं, अब इसके आगे कोई सवाल नहीं। मैं चुप हो गई। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ तो
काला है, जरूर है। इसीलिए मैंने निखिल की बात मान ली और आज जब खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो मैं अपनी सास और देवर के खाने में वह दवाई मिला दी। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास और देवर कुर्सी पर बैठे ही बैठे लुढ़क गए थे। मेरे पति निखिल जल्दी से उठे और रिया के कमरे के पास जाकर बोले, रिया जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ निखिल। रिया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। फिर निखिल ने हम दोनों बहनों को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए थे और निखिल हमें उस घर से बहुत दूर लेकर गए। फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी और कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसा हमें समझ रहे थे, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम कोई खानदानी अमीर नहीं है, बल्कि हम लोग तो एक फ्रॉड हैं। हम दूसरे दूसरे शहर में जाकर अच्छा सा घर किराए पर लेते हैं और हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। फिर हम गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उन्हें आगे अच्छे दामों में बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। रीना, मैं तुम्हें भी हर रात नींद की दवाई देता था ताकि तुम मुझसे किसी भी किस्म का सवाल ना कर सको, क्योंकि हमारा इरादा यह था कि जैसे ही सनी की शादी रिया से हो जाएगी तो हम तुम दोनों को एक साथ ही बेच देंगे। मगर तुम्हारे साथ इतने दिन से रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसीलिए मैंने तुम दोनों को उस घर से निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। रीना, अगर तुम मुझे अपना ना चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर यह जुर्म करना का रास्ता छोड़ दूंगा। इतना कहकर निखिल हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप के घर छोड़ आया था। मैंने रिया से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। उसने कहा, सनी ने पहले दिन से ही मुझे धमकी दे दी थी कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो यह लोग आपके साथ कुछ गलत कर देंगे और इन लोगों ने मेरा मोबाइल फोन भी मेरे हाथ से छीन लिया था। मैं मजबूर थी, इसीलिए वह लोग जैसा कह रहे थे मैं वैसा करती जा रही थी। यह बात मैंने अपने माँ बाप को बताई तो वो लोग भी यह सब सुनकर दंग रह गए थे। खैर, मैं निखिल के साथ रहने का इरादा कर लिया। निखिल ने पुलिस में बात कर अपने सारे गैंग को पकड़वा दिया। निखिल मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही मेरी बहन रिया का भी घर बस जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।